हेलो दोस्तों, एसके ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं जीव विज्ञान के इस प्रश्न से। तो जीवित और मृत जानवरों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं जूलॉजी, और जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं बॉटनी। अगला है सही सुलेमन है। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी, जीवाश्म के अध्ययन को पैलियो बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद से है फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इन्थोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, इसको कहते हैं जनांकीकी। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथेनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान के मशीनी जगत के उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं हम लोग? बायोनिक्स कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पादप जीवाश्म। रेशम कीट के पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। और सुलेमित है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को ओलोरिकल्चर, फूलों की खेती पोमोलॉजी, पीसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर फूल को कहते हैं। सही सुलेमित है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी कहते हैं शब्दकोश का संकलन को। फिर फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन को फिलोलॉजी कहते हैं। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन आइकोनोग्राफी के अंतर्गत हम लोग कहते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग अंगूर का उत्पादन जो होता है उसमें विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग करते हैं। कीट संवर्धन, कीटों की वृद्धि का विज्ञान। कीटों की वृद्धि के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं। कीट संवर्धन कहते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। क्या होता है? अर्थवर्म। आगे है जेनेटोलॉजी से संबंधित है। जेनेटोलॉजी से संबंधित क्या है? वृद्धों के अध्ययन। वृद्धों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं जेनेटोलॉजी। आनुवंशिकता और विचरण का विचार किसने दिया था? जेनेटिक्स के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत। पेडोलॉजी से संबंधित मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन। अस्थियों के अध्ययन किया जाता है। अस्थियों के अध्ययन किसके अंतर्गत हम लोग करते हैं? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अस्थियों के अध्ययन करते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। फिलालेटिक्स, फिलालेटिक्स कहते हैं डाक टिकट जमा करता है। साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथियोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है। तो इसमें
अगला है, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। तो किसका रूपांतरित रूप है? जंभिका दंत के। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोभिद। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं हम लोग? शैलोभिद कहते हैं। पैशन फ्लावर पादप घटपर्णी, रात रानी, रात रानी को नाइट क्वीन भी कहते हैं, तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप है। तो कीटाहारी पादप कौन सा है? घटपर्णी है। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है क्या कहते हैं हम लोग? पत्ता। क्या कहते हैं? पत्ता कहते हैं। सुलेमित है ईस्ट और इधर है किण्वन। कैसीन, कैसीन किस में मिलता है? दूध प्रोटीन में। कैसीन दूध प्रोटीन। एलोवेरा अमृत बीजी, घटपर्णी प्रकाश संश्लेषण। आगे है निप्थेसिस खसियाना। नेप्थेसिस खसियाना को हम लोग घटपर्णी के भी नाम से जानते हैं। नामक दुर्लभ और उपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। पौधों का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है। तो हल्दी किससे प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है। हल्दी के जो भाग हम लोग खाते हैं उसको प्रकंद कहते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है, लीची एक प्रकार का ड्रुप है। क्या है? ड्रुप। ड्रुप के अंतर्गत लीची को हम लोग रखते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न भिन्न का लपकता। भिन्न का लपकता। आलू, शकरकंद, बंडा तथा जिमीकंद अद्विध उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है। तो क्या है ये? शकरकंद है। क्या है? शकरकंद है। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है तो शकरकंद है। क्या है? शकरकंद है। शलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है क्या है? अदरक है। ये अदरक है। अगला है सुलेमन है। प्रकंद है एक तरफ। प्रकंद, अदरक, स्तंभकंद, आलू, शल्ककंद, लहसुन, धनकंद, जिमी कंद सूजन को कहते हैं। अगला है गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है। आलू, आलू क्या है? एक रूपांतरित स्तंभ है। आलू है एक, आलू क्या है? एक कंद है। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार सहचर्य है कवक मूल। क्या है? कवक मूल। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। क्या है? सहजीवी। अगला हम लोग देखते हैं इसी में क्या है। मटर पौधा है। मटर पौधा किस में आता है? साग में आता है। मटर पौधा है साग। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना संवर्धन के लिए। गन्ना संवर्धन के लिए तना काट का आमतौर का प्रयोग हम लोग करते हैं। लौंग है बंद कलियां। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती हैं लौंग। लौंग प्राप्त होते हैं पुष्प शुष्क पुष्प कली से। किससे प्राप्त होती हैं? शुष्क पुष्प कली से। सुलेमित है अदरक, राइजोम, केसर, पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र, अफीम, अफीम की
डूडी सन तना। अगला है केसर होता है सूखा मिश्रण, तो फूल की बीज बनाने वाले भागों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों से हम लोग क्या बनाते हैं, केसर बनता है, उसी से केसर बनता है। सुलेमित है अदरक, अदरक क्या है, प्रकंद, प्याज, मांसल पर्ण, आलू, रूपांतरित तना, नारियल, भ्रूणपोष, यह है तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू को खाने योग्य भाग है। आलू के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तना कहते हैं। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है। इन सभी में से फल कौन सा है, भिंडी को हम लोग फल कहते हैं। भिंडी क्या है, फल है। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली क्या है, एक भ्रूणीय टहनी है। कार्क प्राप्त होता है, काक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, कैक्टस सुबर नामक एक पेड़ से काक प्राप्त होता है। अगला है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, लहसुन से एक गंध निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं सल्फर यौगिक। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, प्याज से क्या निकलता है, सल्फेनिक अम्ल निकलता है, इसीलिए हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब भी प्याज के छिलके उतारते हैं तो सल्फोनिक अम्ल के कारण हमारे आंख से आंसू आने लगते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो पौधा के है उसको हम लोग कहते हैं पुष्प। क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीखा लगता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन, कैप्सेइसिन। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में जीवन चक्र में जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह है कोशित। क्या है, कोशित, यानी कि प्यूपा को, प्यूपा से हम लोग सिल्कवर्म निकालते हैं, प्यूपा से ही सिल्कवर्म बनता है। रेशम कीट पर पनपता है, वे है, रेशम कीट पर क्या पनपता है, रेशम कीट जिन पर पनपता है, तो रेशम कीट किसके कहाँ पर पनपता है, शहतूत की पत्ती पर रेशम के कीट पनपते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं, सिल्कवर्म कहते हैं, रेशम का कीड़ा कहते हैं। रेशम के कीड़ा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से हम लोग पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, प्यूपा को गर्म पानी में जब डाल देते हैं उसी से हम लोग धागा तैयार कर लेते हैं रेशम की। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, तो कुनैन मलेरिया का लिए एक दवा है जो कि एक औषधि के रूप में हम लोग जानते हैं, या अमृत बीजी पादप से ये प्राप्त होता है। मलेरिया रोग को प्रभावी औषधि कुनैन की का निष्कर्षण किया जाता है, किससे किया जाता है, सिनकोना की छाल से। किससे करते हैं हम लोग, सिनकोना की छाल से हम लोग प्राप्त करते हैं मलेरिया की दवा। अगला है मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। किससे प्राप्त होती है, बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्रकृति उत्पादन को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है, ये क्लोरोक्विन है। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डाइटम्स में से जीवाणु का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो क्या है, डाइटम। शहतूत का फल है सेरोसिस। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधों के तने का उत्पादन नहीं है, तो क्या उत्पादन नहीं है,
कपास। लेग हीमोग्लोबिन बना पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथि में। लेग्यूम मूल ग्रंथि में। अगला है बौना गेहूं, संकर मक्का, टिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो प्रकृति में कौन नहीं पाया जाता है? टिटिकेल। टिटिकेल क्या है? एक धान का प्रकार है जो कि हम लोग लैब में बनाए हैं। कैनोला नामक उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में उर्वरक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को किसमें देखा जा सकता है? कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति के निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। कौन है? अल्फांसो। अगला है कथन ए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो सही ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। अगला है ये जीवित मृत की सीमा रेखा पर होती है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपरोक्त कथनों में से सत्य है। क्या है? अगला है मरुस्थल में प्रोटोटाइप्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 फीट से 30 फीट मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। कैसे होते हैं? मांसल होते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हाइलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं हम लोग? हाइलोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। उपरोक्त कथनों में से सत्य है। सत्य कौन है? कथन 4 और 1 ये दोनों सत्य है। कथन 4 है सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन है साइटोकाइनिन, और पहला है जेली रुदन का कारण है अम्ल की अधिकता।
आगे है एपिकाइटस, वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। एपिकाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है यांत्रिक अवलंबन के लिए। किसके लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक अवलंबन के लिए। यांत्रिक अवलंबन के लिए जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। किससे? जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या कहलाते हैं? एक जलीय पौधे, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। पौधों द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा का परिणाम जल की प्रकाशीय अपघटन होता है। सही सुलेमन है। सहजीवी और उत्पादक, परोपजीवी, उपभोक्ता, मृतजीवी, विबंधक। अगला है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। आर्कियो बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादक के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। अधिकांश कीट किससे श्वसन करते हैं? वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। तलों के निकट पानी नहीं जमता है, इसलिए मछलियां जीवित रहती है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाती। क्या? क्योंकि वह मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वह श्वास नहीं ले पाती है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़े द्वारा। किसके द्वारा मछलियां सांस लेती हैं? गलफड़े द्वारा सांस लेती है। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, सेब के लाल होने का क्या कारण है? एंथोसाइनिन है। टमाटर के लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। टमाटर के लाल रहने का क्या कारण है? लाइकोपिन है। और सेब के लाल होने का एंथोसाइनिन। अगला हम लोग देखते हैं, इसी में क्या है? पपीते के पीले रंग का कारण है। पपीते के पीले रंग का कारण है कैरिका जैथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है अंडमान द्वीप। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक स्पेसीज से संबंधित है। चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है। खमीर क्या है? एक कवक है। खमीर कवक का एक उदाहरण है। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। ईस्ट और मशरूम एक फफूंद है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। तो रसदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम को कहते हैं कवक। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। कपास का मुख्य घटक क्या है? सेलुलोज है। लाइकेन मिश्रित जीवाणु है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। आगे है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में सहजीवी सहचर्य है शैवाल और कवक के। नेस्कापिन प्राप्त होता है पोस्टा यानी पोस्टा से, इसको कहते हैं पॉपी भी कहते हैं। हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्टा से। मॉर्फिन प्राप्त होती है फल से।
अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मॉर्फिन है। इसी चैप्टर का आगे हम लोग देखते हैं। फिर इसमें हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। तो शरीर की आनुवंशिकता का इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 30,000 जीन है। मनुष्य के शरीर में कितना जीन होता है? 30,000 जीन होता है। और क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 46 होता है। पल्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्बला मैकक्लिंटन ने किया था। बर्बला मैकक्लिंटन ने जंपिंग जीन की खोज की थी। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं है। तो डीएनए में एक अम्ल है जो कि एमिनो एसिड नहीं कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है जो कि डीएनए में होता है, और इसीलिए डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और अगला है, एक कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान बनाने वाले एक्सरे तकनीकज्ञ कोयला खनन, रंगरेज तथा रंगसाज उपरोक्त व्याख्या में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वह है केवल दो रहता है, यानी कि एक्सरे तकनीकज्ञ। अब हम आगे देखते हैं। आगे आनुवंशिकता आगे देखेंगे। आनुवंशिकता के इसी में से आनुवंशिकता में वर्तमान आनुवंशिक वैज्ञानिक का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है ग्रेगर जे मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गार्डन पी, यानी कि मटर के पौधे पर मेंडल साहब ने अध्ययन किया था। इसमें मेंडल साहब को आनुवंशिकता के जनक भी कहा जाता है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जीन पर। किस पर? लैंगिक जीन पर। जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध है जीन्स के चित्रण से। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? जीनों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। हमारे सर और इसको पहले भी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन चलिए फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। पल्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? बर्बला मैकक्लिंटन ने। डीएनए में उपलब्ध एक यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं है, टायरोसिन एमिनो अम्ल नहीं है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज जो होता है किस में होता है? डीएनए में होता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं। अगला हम लोग देखते हैं जैव उर्वरक। एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फासा उपरोक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है, एक और दो, ये दोनों होगा एजोला और नील हरित शैवाल। ईस्ट क्लोरेला एजोला तथा मॉडल में से एक जैव उर्वरक का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? एजोला। कौन कार्य करता है? एजोला। यूरिया 2,4-D स्टेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है। क्या है? एजोला। पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है
कौन है? एजोला। इसके बाद से सुलेमित है। निर्हलित शैवाल जैव उर्वरक है। कार्योसोपा माहो नियंत्रण, बायो 902 सरसों का काइलोन, एजेटोबैक्टर जीवाणु, वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उत्प्रेरक उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? धान। नील हरित शैवाल का उपयोग जनतंत्र आपूर्ति हेतु किया जाता है। धान को एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से। तो हम लोग इसमें देखें आज अपने इस वीडियो में, और इसमें जैव उर्वरक के कुछ और है भाग जिसमें हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।